स्टार्ट की कि यार प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप से वर्क करेंगे, एंड देन वी स्टार्टेड विद एंस्वी। एंड फॉर्चुनेटली तब कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, सो हमारे लिए कंपनीज को अप्रोच करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि कंपनीज ने भी शिफ्ट कर दिया यार। So a very good evening to all the viewers today, and this is Jash Sharma from University School of Automation and Robotics, and today we have Mr. Vardhan Grover, and he is the Chief Operating Officer at Enswin. So we will be discussing about some few topics like entrepreneurship, management, and other soft skills to enhance your life. So let's start. Oh, a little bit more about Mr. Vardhan Grover. He has been the Vice Chair of ACM and he will be doing his MBA from NMIMS, one of the most prestigious colleges of India. Okay, now we can start. Okay, Vardhan bhaiya. So can you just please give a brief introduction of yours to all the viewers here? Hi, Jess. So as you mentioned, you gave a quite nice brief intro of mine as well by your intro. So yeah, so I was Vice Chair of ACM USICT. And while working in ACM USICT, I was also simultaneously working as a training and placement coordinator in our college. So while working at both these places, I had a very huge good exposure with my seniors. जैसे आप लोगों का होता है अपने कॉलेज में हॉस्टल में, तो हमारे टाइम में बहुत सारे अच्छे सीनियर्स थे जो ACM में काम कर रहे थे, गाइडेंस देते थे बढ़िया से। तो उन्हीं के साथ दे रहे के और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स में काम करके मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, तो अभी भी अब तो बहुत ज़्यादा है रिसेशन की वजह से, प्लेसमेंट में हमारे कॉलेज में थोड़ी सी तो दिक्कत है। मतलब इंटर्नशिप थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में इतनी नहीं है। अब हम TTU, NSIT, बाकी कॉलेजेस को देखिए जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ईयर्स में एस्टैब्लिश हुए होंगे GGSIPU पे। GGSIPU इज ऑल्सो रेप्यूटेड ब्रांड, बट स्टिल वी आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। एंड चलो क्वालिटी ऑफ टीचिंग तो सब जगह आएगी, सिमिलर होती है बारिंग टू IITs, NSITs, TTUs, बट आई थिंक प्लेसमेंट्स इवन यू वुड अग्री कि बहुत कम थी। इवन एट दैट टाइम जब हमने एंट्री स्टार्ट किया, सो थर्ड ईयर के लिए कोई इंटर्नशिप नहीं थी। आई डोंट नो द सिनेरियो राइट नाउ, एंड फाइनल ईयर के लिए एवरेज वाज अराउंड 6-7। सो तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे, सीनियर्स थे, सब क्रिप करते थे कि यार प्लेसमेंट्स नहीं हो रही, यार इंटर्नशिप्स नहीं आ रही, यार क्या करे यार। सब लोगों का ये होता था कैसे लगवाए, क्या करना चाहिए, तो वो सबका होता था। और अगेन हमारे टाइम पे बहुत कोविड था जब हमारा से थर्ड ईयर था और फोर्थ ईयर था। सो एट दैट टाइम हमने एंस्वी को स्टार्ट किया ये सोच के कि यार प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप लेकर आनी है। कुछ ना भी कर पाए तो कुछ एक आध कंपनी भी आ गई ना तो बच्चों का भला हो जाएगा या फिर हमारा भी भला हो जाएगा। सबसे पहले तो हम अपना ही सोचते हैं कि यार अपनी इंटर्नशिप लग जाएगी, स्टार्ट करने से पहले इंटर्नशिप का सोचते हैं। तो ऐसे हमने सोचा कि यार चलो इन प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के ऊपर थोड़ा काम किया जाए, थोड़ा इस पे वर्किंग बिठाई जाए कि कैसे इंप्रूव करिए जाए। ब्रांड है हमारे पास GGSIPU का, कंपनीज क्यों नहीं आ रही ये फिगर आउट करते हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये फैकल्टी बेकार है, वो बेकार है, स्टूडेंट्स ये है, पर स्टूडेंट्स का मुझे हमेशा लगता था हमने ACM में इतना काम किया, इतना कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया, स्टूडेंट्स तो अपने टॉप क्लास का। ये तो मैं अभी भी कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स में कोई कमी नहीं है। मैं जाता था मेरी क्लास में, मतलब इवन अभी भी बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, लोग कोडिंग निंजास जाते हैं यहाँ, और कौन से होते हैं अपना कोडिंग निंजास होते हैं, ये अपने फेस्ट भी कराते हैं, टेक फेस्ट कराते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव है। और बहुत बार हमारे साथ इन्फोएक्स में DTU, NSIT की टीम्स को बीट करके भी हम फर्स्ट आते थे। और हमारे जो एलम का बेस है ऐसा नहीं है कि खराब है, वो भी मतलब Amazon वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, 1MGs ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट फिर भी वहाँ पे वो भी हमारे तरफ कंपनी नहीं लेकर आए। तो हमने इस माइंडसेट से एंस्वी स्टार्ट करी कि चलो यार करते हैं, कैसे करना है। आपके साथ कितने फाउंडर्स थे? यार मेरे साथ अभिषेक खंडेलवाल भैया थे, वो जब मैं सेकेंड ईयर में था वो फोर्थ ईयर में थे, और वो ACM के फाउंडर ही कह लो, उनका फर्स्ट बैच था। तो हमने ACM से ये टीम बनाई थी अपनी। तो ये एक ACM की मैं बोलूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली ACM बट हमारे कॉलेज की जितनी भी सोसाइटीज है उनमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो हम इग्नोर करते थे, नेटवर्किंग अपने सीनियर्स के साथ, पीयर्स के साथ। तुम उनके साथ नेटवर्किंग करके किसी भी स्टार्टअप आइडिया में वर्क कर सकते हो, जो तुम्हें लग रहा है प्रॉब्लम उठाओ, काम करो, कर सकते हो। और मेरा स्पेसिफिकली टेक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फ्रॉम द थर्ड ईयर या सेकेंड के मिड में मैंने रियलाइज कर लिया था कि यार टेक इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि हो जाती है स्टार्टिंग में सबको देख देख के मैंने भी करा था यार, फर्स्ट ईयर में सब आते हैं Amazon जाएंगे, हाईएस्ट पैकेज लेंगे कॉलेज का, तो घुसे हम अंदर भी,
तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मेरे ही रहे, ये सोच के सोचा था कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स उसकी बेस्ट प्लेसमेंट। बट वो बाद में पता चलता है कि हाँ यार, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है, वो भी एक चीज़ है, हैकर रैंक है, कोडशेफ है, और भी 36 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके करना है। तो वहाँ से मैंने कोडशेफ किया, मैं 3 स्टार तक पहुँचा था शायद, हैकर रैंक में 7-8 तक पहुँचा। बट यार एक होता है कि आप कर सकते हो कोई चीज़, बट आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा। यू कैन नॉट, मतलब अगर मेरे को लगता है कि आप सुबह उठ के वो चीज़ वापस नहीं करना चाहते ना, तो इट्स नॉट वर्थ डूइंग, कि आपको क्यों ही करना है वो चीज़ फिर। सो आई डिसाइडेड कि यार मेरे को टेक में नहीं जाना, आई वाज श्योर अबाउट दैट। मुझे ये था कि मैं एक टेक टीम के साथ काम कर सकता हूँ, कोलैबोरेट कर सकता हूँ, मैं एक जेन मैन बन सकता हूँ, मतलब एक यू नो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप। तो वो काम मैं कर सकता हूँ कि मैं देख सकता हूँ, बट हार्डकोर कोडिंग नहीं करना चाहता मैं, कि अगर रोज सुबह उठ के कोडिंग करे, तब होता है लोगों को अच्छा लगता है, बट वो मुझे नहीं अच्छा लगता था पर्सनली। तो मेरे लिए एक थर्ड ईयर में मैंने एक माइंड बना रखा था कि आई विल डू एन MBA। मेरे को अपनी शिफ्ट तो करना है, टेक से तो मेरे को बाहर निकलना है। मतलब इतनी भी नफरत नहीं थी, बट इतनी थी कि मैं हर रोज कोडिंग नहीं करूंगा। तो उसके लिए मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव जो मुझे आता, और फिर मैंने सोचा कि यार स्टार्टअप करते हैं, तो उसमें बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई ACM में। हमने एक टीम बनाई, जो हमारी एग्जिस्टिंग टीम थी, सारी आ गए हमारे साथ कि चलो यार करते हैं, क्योंकि जो उस टाइम जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की टीम थी वो ही ACM की टीम थी। मतलब दोनों में पूरा इंटरसेक्शन पूरा 100% था, कि जो प्लेसमेंट मैनेज कर रहे हैं वही ACM भी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एट दैट टाइम ACM जस्ट नेसेंट स्टेज पे था, तभी बॉर्न हुआ था। और टेक कौन सी सोसाइटी थी, USICT की, और कौन सी सोसाइटी है जो टेक फेस्ट कराती थी यार पहले, क्या नाम है उसका, इन्फो एक्सप्रेशन, टेक फेस्ट करके सोसाइटी थी। तो वो एक मेन सोसाइटी थी तब, अभी मुझे नहीं पता अभी कितनी एक्टिव है, बट तब वो बहुत एक्टिव हुआ करती थी। तो हम लोग टेक स्पेस में नहीं थे, बट हम ACM में थे, एंड वहां से हमने जर्नी स्टार्ट की कि यार प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप से वर्क करेंगे, एंड देन वी स्टार्टेड विद एंट्री। एंड फॉर्चुनेटली तब कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, सो हमारे लिए कंपनीज को अप्रोच करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि कंपनीज ने भी शिफ्ट कर दिया यार, वर्चुअल हायरिंग करेंगे, कैंपस में विजिट नहीं हो रहा था। तो हमारे लिए जो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता, कंपनीज को बुलाने का, कॉलेज में बात करने का, वो सारा एलिमिनेट हो गया था। हमें गूगल मीट पे करना था वो हिस्ट्री। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया कि कंपनीज लेकर आए, एंड फिर कंपनीज वाले डिवीजन में मैंने वर्क किया, लिंक्डइन पे बहुत कंपनीज को कॉन्टैक्ट किया, बहुत कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं। एंड वहां से मैंने पता क्या फाइंड आउट किया, कंपनीज में भी इक्वल प्रॉब्लम, उन्हें भी टैलेंटेड कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं मिलते। मतलब कंपनीज का ये रोना होता है, HR से आप बात करो, वो ये कहती है यार कि सबको शिफ्ट करके अपनी सैलरीज को हाइक करना है, बट कोई टिक के काम करना ही नहीं चाहता, और उनको मुश्किल से बहुत अच्छा कैंडिडेट भी मिल जाता है, बट उसके बाद फिर उन्हें और प्रॉब्लम होती है उससे पहले रिटेन करने में, और उनके हायरिंग प्रोसीजर्स इतने ऑब्सलीट होते थे कि ऑनलाइन हायरिंग में तो सबको पता है कितनी चीटिंग होती है। तो वो उससे भी उनको जो कैंडिडेट्स मिलते थे वो खराब मिलते थे। तो एक कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं उस खराब कैंडिडेट को 6-6 महीने 1-1 साल ट्रेन करने में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पे हम वर्क कर रहे थे कि कंपनीज को भी एक बेटर कैंडिडेट दे, फिल्टरिंग करवा के, हैकाथॉन्स करवा के, वो सब चीज़ें करा के एक बढ़िया सा कैंडिडेट दे, और स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी सी कंपनी दिखा है। तो ऐसे करते करते हमने अराउंड 200 कॉलेजेस दिल्ली को ऑनबोर्ड करे। GGS IPO जो हमारा है उससे हमने MOU साइन किया, जिससे सीधा सीधा हमें IPO के 50+ जितने भी कॉलेजेस वो मिल गए, टेक और नॉन टेक दोनों के लिए। ऐप लॉन्च किया, उस पर अराउंड 25,000 डाउनलोड्स आ गए हमारे। बहुत सारा काम किया उस पर, वर्किंग करी, बहुत लोगों की सुनी चीज़ें, बहुत लोगों से बैड एक्सपीरियंसेस, बैड कमेंट्स किए, और फिर उन पर इम्प्रूव किया, प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, लोगों को ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड की, करियर सेशंस प्रोवाइड किए, और उनको ट्रेन किया। फिर अराउंड 1000+ कंपनीज हमारे साथ थी, उनको ऑनबोर्ड करा के प्लेसमेंट्स भी कराए। तो ये लाइक कितना मतलब एंस्वे का, व्हाट वाज द प्रॉफिट जनरेटेड बाय एंस्वे? प्रॉफिट जनरेटेड यार ऐसा था कि जब हम कोविड के टाइम पे काम कर रहे थे, तो हमारा बहुत सही चल रहा था, हमारा अच्छा खासा 2 लाख पर मंथ का रन रेट चल रहा था, तो बहुत सही जा रहे थे। बट सिंस फिर मार्केट चेंज हो गई, कोविड जब चला गया तो कॉलेजेस खुल गए, फिर बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा उस तरफ अलाइन भी होगा कि पहले होता था जब आप लॉकडाउन में होते हो तो आपका मेन इंटरेस्ट होता है यार अपस्किल करते हैं, अपने आप को वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, यार मशीन लर्निंग सीखते हैं, या ये करते हैं, अभी खाली टाइम है। कॉलेज में क्या है, बैठे अटेंडेंस, तो जब अटेंडेंस आएगी दोस्त बताएगा हाँ भाई मैं हूँ ये करना है, पढ़ना थोड़ी है वहाँ पे, पढ़ना तो हमने मेन कॉम्पिटिटिव कोडिंग है, वेब डेवलपमेंट करनी है। तो थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ से हटा जब कॉलेजेस खोले,
फिर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे कोडिंग निंजास वगैरह वगैरह, उनके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत था, तो वहाँ पे हम कम्पीट करने में थोड़ा टफ हो गया क्योंकि हमें बहुत जल्दी पिवट करना था उस टाइम पे, हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के टूवर्ड्स पिवट करना था, तो वहाँ पे हम नहीं कर पाए। एंड जहाँ तक फंडिंग का था, हमें 2-3 इन्वेस्टर्स से ऑफर मिले, बट वो इतने हमारे लिए वायबल नहीं थे, उनकी भी कंडीशंस थी जो हम फुलफिल नहीं कर पाते उस टाइम पे, तो वहाँ से भी बैकअप करना पड़ा। तब एक कहते हैं कि फंडिंग का विंटर चल रहा था, इन्वेस्टर्स ने पैसा डालना बंद कर दिया था, और जो हमें ज्यादातर रिस्पॉन्स मिलता था कि एडटेक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और वो सच भी है। आजकल आप देखो एडटेक में ग्रेट लर्निंग है, मतलब 3600 घुस गए हैं कोविड के बाद, तो वहां से भी एक हमें बहुत दिक्कत हुई, सो दैट्स व्हाई वी क्लोज्ड। अगर आपको लाइक इस बार फंडिंग, अगर मान लो इफ यू एवर गेट अ चांस टू रिवाइव योर कंपनी बाय गेटिंग द this like funding from others, like so would you be doing this? Would you be reviving your company? यार आई गेस हमें जितना करना था ना, मेरे को लगता है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए होंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। सो एंड इवन हमारी टीम भी बहुत अच्छी प्लेसेस पे जा चुकी है। आई टेल यू बेनिफिट ऑफ डूइंग अ स्टार्टअप ऐसे, ताकि जो व्यूअर्स है उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, कि मैं अपनी टीम की चीजें बताता हूँ आपको कि अभी मेरी टीम कहाँ पे है। सो जो हमारे फाउंडर थे अभिषेक खंडेलवाल, वो अभी प्रोडक्ट मैनेजर है दालचीनी पे, और उनका पैकेज 20 के आसपास होगा, उससे ज़्यादा ही है। एंड बाकी हमारे ऑपरेशंस की टीम थी, विपुल, विशाल, वो सब भी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। इवन व्हेन आई क्लोज, और जब मेरा कैट का प्रिपरेशन था, तो आई वाज इन डबल माइंड कि अभी जॉब करनी है या अभी कैट करना है। सो आई थॉट कि चलो एक आध इंटरव्यू दे देते हैं, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जब हमारा बंद हुआ था तो कॉलेज प्लेसमेंट्स ओवर हो चुकी थी, और आई डिडंट इवन सिट फॉर कॉलेज प्लेसमेंट्स। तो मैंने अप्लाई किया, एज आई टोल्ड यू आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन टेक, सो मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया, एंड आई आल्सो गॉट अ जॉब अराउंड 11-12 की, एक्सपैंड माय बिजनेस पे ग्रोथ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, जिस स्केल पे हम एक्चुअली को ले गए थे, दैट काउंट्स। मतलब आप इंटरव्यू पे आप चीजों को बताते हो ना कि आपने ये किया, सो इंटरव्यूअर्स भी इम्प्रेस होते हैं, बिकॉज कॉलेज लाइफ में रियली कोई स्टूडेंट होता है। आजकल तो शार्क टैंक आ रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, बट एट दैट टाइम शार्क टैंक यूएस का ही था, तो बहुत कम लोग थे। सो इंटरव्यूअर्स को भी चाहिए होते हैं यार, ये कैंडिडेट इस बंदे ने कर रखा है, इस बंदे ने 100,000 कंपनी से बात कर रखी है, इसने 100-200 कॉलेजेस के टीपीओस को मैनेज किया हुआ है, इतनी चीजें कर रखी है, इसको चीजें पता है कैसे करनी है। इवन जितने भी हमारे बंदे थे ना टीम में, आज सारे अच्छी जगह पे प्लेस है, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग से नहीं, कोई अच्छी कोडिंग करके नहीं, सबको नॉन टेक जॉब अच्छी मिली हुई है। जिनको नॉन टेक चाहिए तो उन्हें नॉन टेक मिली हुई है, जिन्हें टेक चाहिए तो उन्हें टेक मिली हुई है। तो दैट्स व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट, कि एक एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। इवन जो जिन्होंने टेक साइट पे भी काम किया, हमारे 3 वेबसाइट्स थी, CRM पोर्टल थे, एंड्रॉयड ऐप था जो अराउंड 25,000 यूजर्स यूज करते थे, तो उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा वहां से। एंड जब उन्होंने अपने इंटरव्यूज को एक्सपीरियंस बताया, तो दैट काउंट्स, कि आप एक स्टार्टअप में चाहे ज्यादा पैसे ना कमा पाओ, एक इनिशियल स्टेज स्टार्टअप है, आपको उतना रेन्यूमरेशन ना मिल पाए, बट एक इनिशियल स्टेज स्टार्टअप की एक बेस्ट चीज होती है कि आप फाउंडर्स के साथ डायरेक्टली काम कर रहे होते हो। अगर आपकी 1-2 बंदों की भी टीम है, तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हो, और आप प्रोडक्ट ओनर होते हो, जो आप किसी एक वेल एस्टैब्लिश स्टार्टअप में शायद नहीं होगे। तो अगर आप एक प्रोडक्ट को स्क्रैच से बना रहे हो, हासिल कर रहे हो उस प्रोडक्ट पे, देन यू विल लर्न मच मोर देन एनीथिंग यार। सो दैट्स एन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टअप, कि अगर आपका नहीं भी चला, ठीक है, आप मान लो फाइनेंशियली नहीं चला, हमारा तो फिर भी थोड़ा फाइनेंशियली हो गया था, और हम एक और स्टोरी है, हम जो फाइनेंसेस हमारे होते थे, हम मैनेज होते कैसे करते थे, हम ट्रिप्स पे जाते थे। अच्छा, हम शिमला गए, हम ऋषिकेश गए, हम बहुत जगह गए यार, नैनीताल गए, बॉम्बे गए, सारी टीम को 12-15 लोग जा रहे हैं बॉम्बे, मजे कर रहे हैं। तो ये कल्चर बिल्ड होता है यार। आप, मैं कहूँगा अभी भी हमारा तो कॉलेज नहीं था थर्ड फोर्थ ईयर में, बट दोज वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। आप इंजॉय भी कर रहे हो, आप पैसे भी कमा रहे हो, आप अपना नेटवर्क भी ग्रो कर रहे हो, और आप सबसे बड़ी बात लर्न भी कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो जो आप एक खुद से शायद ना ही सीख पाओ, टीम के साथ ही होती है चीजें। तो जैसे आप बता रहे थे कि लाइक आपके जो मैक्सिमम टीममेट्स थे, लाइक मैक्सिमम जो भी the one who were the part of this Ensway company are now placed in a better in better places. So how will you like recommend ki we can also change the field from tech to non-tech? How we can just transfer ourselves?
यार फर्स्टली एक माइंडसेट और एक करेज होनी चाहिए। अगर आपको अंदर से आवाज आ रही है ना कि टेक मेरे लिए नहीं है, तो नहीं है। मेरे लिए ये होता था यार, मेरे को फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था, बट एक आप टेक कॉलेज में हो, एक पीयर प्रेशर होता है, एक शायद बहुत लोगों के लिए फैमिली प्रेशर भी होता है। मेरे लिए नहीं था, बट बहुतों के लिए, मेरे फ्रेंड्स थे उनके लिए था। तो बहुत लोगों के लिए फैमिली प्रेशर भी होता है कि यार करनी है, जॉब चाहिए हमें फोर्थ ईयर के बाद, और टेक में ही चाहिए। बट स्टिल आपको अंदर से अगर आवाज आ रही है कि यार टेक मेरे लिए नहीं है, तो डाउन द लाइन आप चले भी जाओगे ना टेक में, 1-2 साल करके फिर तुम हाथ खड़े कर दोगे कि यार ये नहीं हो रहा, मुझे एमबीए करनी है। एंड दैट्स द रीजन कि आज इस डेट पे सारे एमबीए कॉलेजेस में अराउंड 70 to 80% लोग इंजीनियर्स हैं। यही तो रीजन है, क्योंकि ये बहुत लोग बाद में जाके रियलाइज कर रहे हैं कि यार ये हमसे नहीं हो पा रहा, ये जॉब हमसे हमारे लिए नहीं है, टेक इज नॉट मेड फॉर अस। सो ठीक है, बहुत लोगों की प्रेफरेंसेस होती है, क्योंकि इंडिया में ये होता है कि इंसान इंजीनियर पहले बनता, सोचता बाद में कि अब क्या करना है लाइफ में। तो अब इंजीनियर बन गए तो जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग में आपको टेक में ही घुसना है। अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो यार, छोड़ो और फिर सोचो अब आगे क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें नॉन टेक में करने, सपोज इंटरेस्ट कहाँ पे, वो एक्सप्लोर करो। अब इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट चीज होती है इंटर्नशिप्स करो उस डोमेन में। सेल्स में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, एचआर में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जो पूरा टेक नहीं होता, थोड़ा टेक आता है उसमें। वो एक मेरे को सबसे अच्छी प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही लगती है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट देख लो, उसकी यूजर फ्लो देख लो, चीजें देख लो, यूजर मैनेजमेंट कर रहे हो, कि उसकी सारी चीजें पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा तुमने मॉडल्स पढ़े होंगे एसडीएलसी के, थोड़ा उससे रिलेटेड होती है चीजें, यूजर रिक्वायरमेंट्स को स्टडी कर लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख लो, तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। सबकी इंटर्नशिप देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग में आजकल बहुत लोग है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में लोग है, तो इन सब चीजों की इंटर्नशिप करो। नहीं मिल रही, कोर्सेज कर लो इनके, बहुत अच्छे अच्छे गूगल में सर्टिफाइड कोर्सेज है। फिर तुमने 8 कोर्सेज कर लिए, या तुमने यूट्यूब वीडियोस देख लिया 8 चीजों की या 9 चीजों की जो नॉन टेक की है, या कोई इंटर्नशिप कर ली, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि यार करना क्या है, ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फिर अब उसका तुम पाथ बनाओ कि वहां पे एक अपना टारगेट रखो कि ये मेरी ड्रीम जॉब है। जैसे मार्केटिंग वालों को होता है कि यार एक हिंदुस्तान यूनिलीवर में मेरे को एफएमसीजी कंपनी में काम करना है, तो उसका पैकेज 40-50 लाख, तो मुझे वहां पे पहुंचना है, वो मेरा ड्रीम है मार्केटिंग का। ठीक है, तो अब मेरे को उसके लिए क्या चाहिए, वो कंपनी कैसे हायर करती है, वो मेजर एमबीए को हायर करती है, तो मुझे एक एमबीए चाहिए और एक अच्छे कॉलेज चाहिए। तो कैट की प्रिपरेशन करो। अगर तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें धीरे धीरे करियर लैडर में बढ़ के वहां तक पहुंचना है, तो फिर तुम एक स्टार्टअप को ज्वाइन कर लो, जो सेल्स या मार्केटिंग में वही ऑफर रोल कर रहा है, वहां पे काम करके देखो, वहां के लोगों से नेटवर्क करो कि वो आगे क्या कर रहे हैं, उनसे बात करो। नेटवर्किंग से बहुत चीजें सॉल्व होती है। But let us assume that I am a guy who is interested in both tech and this non-tech thing like the management. So what will be the most suitable role that I will be applying for in a company? देखो, अगर टेक और नॉन टेक में ना, एक चीज मुझे अच्छी लगती है डीटीओ और एनएसआईटी की, वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स आते हैं। पेटीएम का प्रोडक्ट मैनेजर, ट्रेल में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, वो चीज होती है टेक और नॉन टेक की बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से, कि आप टेक भी देख लो कि कैसे चीजें इंटीग्रेट हो रही है एक दूसरे के साथ, आप प्रोडक्ट की बाकी चीजें भी देख लो कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट की कैसे रिक्वायरमेंट्स है, वो उसको प्रोडक्ट कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो चीजें होती है एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में होती है, जो आप टेक और नॉन टेक को दोनों में कंबाइन कर सकते हो। बाकी अगर ऐसा भी इंटरेस्ट हो तो आप टेक में इनिशियली ग्रो करो, तुम 1-2 साल काम करो टेक में, टीम लीड बन जाओ टेक के, आगे टेक में ही ग्रो करते जाओ आगे आगे करके, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लो 5-6 ईयर्स के बाद। या एमबीए नहीं भी करनी तो तुम वहीं से ग्रो करके मैनेजर बन ही जाओगे अगर तुम 5-6 ईयर्स इंडस्ट्री में हो। वो एक बात है। उसके बाद तुम मैनेज ही कर रहे होगे लोगों को, वहाँ पे तुम्हारी मैनेजरियल स्किल्स यूज हो जाएंगी। अगर टेक में इंटरेस्ट है तो टेक में जाओ, बिकॉज टेक इस वक्त बहुत बूमिंग फील्ड है। मतलब आप देखो चैट जीपीटी आ रहा है, चीजें आ रही है ऐसी, तो टेक इज फ्यूचर, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो फ्यूचर है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर वो फ्यूचर है और तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि फिर तुम्हारा फ्यूचर उसमें नहीं है। समझ गया। So like जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जब हम 5-6 साल के बच्चे होते हैं या फिर हम 7-8 साल के बच्चे होते हैं, we always have a dream कि I will be going to be this person, I will be like this person. So what was your dream? Like what you wanted to be? ड्रीम्स यार चेंज होते हैं। 10th में ड्रीम्स मेरे हिसाब से वैसे चेंज होते हैं कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है वो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, 10th 11th 12th में सबका ड्रीम होता है आईआईटी जाना,
उसके आगे का हम ड्रीम नहीं करते कि कहाँ आगे क्या होता है वो किसी को नहीं पता, बट आप आकाश फिट जीज ऑफ द वर्ल्ड में रहते हो, वो आपको एक ड्रीम दिखाते कि यार आईआईटी जाना। तो सबकी तरह मेरा भी ड्रीम था, हाँ आईआईटी जाना है। आईआईटी से नीचे सोचते भी नहीं थे कि अब तो आईआईटी जाना है, अब नीचे का अप्लाई क्यों करना है, आईपी में अप्लाई क्यों करना है, पागल थोड़ी है आईआईटी। फिर वो पेपर आता है, रियलिटी पता चलती है, वो तो ये सब हो गया यार। फिर हम जाते हैं आईपी। आईपी भी अच्छा कॉलेज है, नो आई एम नॉट डिमीनिंग द कॉलेज, बट मैं आपको बोल रहा हूँ आईआईटी के लेवल पे नहीं है। वो ड्रीम नहीं होता, ऑब्वियसली किसी का ड्रीम नहीं होता, बट एक अच्छा डिसेंट कॉलेज है हमारा, जो डाउन द लाइन बहुत अच्छा करता जा रहा है। मतलब हमारे बैच ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन 20। तो हाँ, तो फर्स्ट ड्रीम तो मेरा भी वही था यार कि आईआईटी जाना है। फिर जब एक बार टेक कॉलेज में घुस गए फर्स्ट ईयर में, ये था कि यार सबसे बढ़िया पैकेज लेके जाना है। अब आगे सिर्फ 60 बच्चे साथ में, 60 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग तो ऐसे ही दिखने में ही ऐसे कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, वहाँ दूसरी क्लास में तो और हालत खराब है, तो अपन ही है जो है। खैर वो सबको लगता है स्टार्टिंग में, बट फिर रियलिटी थोड़ी पता चलती है जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो कि सब बहुत टैलेंटेड है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत अपने से हासिल करने वाले लोग हैं, तभी वो यहाँ पे आए हैं, कुछ फोड़ के ही आए हैं, क्योंकि मैं एज ए सेड अच्छा कॉलेज है हमारा अभी। तो फिर ड्रीम था कि यार Amazon जाना है, 40 लाख का। फिर देन अगेन मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था अभिनव, वी स्टार्टेड कि यार कोडिंग करते हैं। अभिनव आपको बताओगे इस गेट 1। Yes. Even I have a photo I will be showing you. यार मेरे पास भी फोटो है, मुझे गौरव ने दी थी, shall I show you? Yeah, if you can. ये है गेट 1, ये मैं और ये गौरव भैया आपके। Okay. तो ये एसीएम का इवेंट दिखा रही। मैं भी आपको फोटो दिखाता हूँ। Let me present the screen. Is my screen presenting? You are able to see the screen, right? मेरे पास भी एक फोटो आई है अभी, so let me show you as well. This PC pictures. कुछ नहीं होगी, 2 मिनट। This is the picture that I have of you. सारे वही है। So, like, can you share like one of the best memories that you had with all these people that currently are there in this? One of the best memories यार वो थी, हम सारे जो चारों हैं इसमें पिक्चर में, हम गए थे मुंबई गए थे। एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट बी प्लान कंपटीशन होता है वो यूरेका होता है, लार्जेस्ट बिजनेस प्लान कंपटीशन, वो आईआईटी बॉम्बे कराता है एनुअली। तो हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स वगैरह थे, तो वहाँ पे हमने बहुत गंदे लेवल के मजे करे थे। बोल के घर पे सारे ये गए थे कि हाँ भाई हम सेमीफाइनलिस्ट है एशिया के लार्जेस्ट बिजनेस प्लान कंपटीशन के, वहाँ हम जा रहे हैं, सीखेंगे, इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे। एक दिन भी कोई आईआईटी नहीं किया। हम पूरा मुंबई घूम के बहुत नेक्स्ट लेवल मजे हुए। और उन चारों के अलावा एक और थे हमारे सीनियर थे 21 बैच के, उनका नाम विनीत था, तो उनके सिर भी फटा था। तो ऐसे लेवल के मजे हुए थे। तो ऐसी मेमोरीज है जो पॉडकास्ट पे नहीं बताए थे तो बेटर है। Okay, so coming to the original question यार, ड्रीम वाला तो फर्स्ट ईयर में वही था एसडी बनना है, बट फिर जब एमसी खोला तो फिर ये तक यार स्टार्टअप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है, सीरीज ए उस लेवल तक लेके जाना है। एंड देन ड्रीम चेंज हुआ कि अब कैट फोड़ा। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि I am interested in forming a startup. Let us assume that I am interested in forming a startup. So what will be the resources that I will need to form a startup, like a successful startup? देख यार, रिसोर्सेज के लिए सबसे पहली चीज होती है नेचर ऑफ स्टार्टअप। बहुत स्टार्टअप्स होते हैं जिनमें तुम्हें स्टार्टिंग में ही रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, तो प्लांट तो सेटअप करने के लिए फिक्स कॉस्ट लगेगी उसकी, तो उस पर रिसोर्सेज लगेंगे। पर कोई तेरा सर्विस बेस्ड स्टार्टअप हो गया, जैसे तू किसी को सर्विस दे रहा है, कॉल्स पे दे रहा है, या कोई वेब प्लेटफॉर्म बना रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है तेरा, तो उसमें तेरी टेक कॉस्ट आ जाएगी, डेटाबेस की कॉस्ट आ जाएगी, ये इंटरनेट की कॉस्ट आ जाएगी, ये सब बहुत नेग्लिजिबल सी होती है, ज्यादा कुछ नहीं होती। छोटे स्केल पे तो कुछ भी नहीं होता। स्टार्ट करना है, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टअप। अगर तू किसी टेक स्टार्टअप में जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसकी तो बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं आती। तूने कोई ऐप बनाना है, वेबसाइट बनानी है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर देना है एज अ सर्विस देनी है किसी को, कॉल पे सर्विस देनी है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है,
तो उन सब के लिए कोई देखो फंड्स की तो जरूरत है नहीं. यू कैन जस्ट गेट ऑन योर फोन एंड स्टार्ट कि हाँ ये हूँ वो हूँ, एंड देन सी कि थिंग्स कैसे जा रही है. अगर थिंग्स अच्छी जा रही है तो देन यू कैन रजिस्टर योर कंपनी. लोगों को साथ में रख सकता है. हायर नहीं, मतलब तू लोगों को सबसे अच्छा प्रोसेस ये होता है कि लोगों को अपना विजन दिखा कि व्हाट आई एम प्लानिंग, ये मेरा विजन है. उनको दिखा कि हाउ इट कैन बी सक्सेसफुल, कि उसमें क्या स्कोप है, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है सॉल्व करना. तो लोग अपने आप एसोसिएट होंगे. इवन मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि यार लोगों को साथ में रखना है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपको लोग तो चाहिए ही चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते. तो आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक कि यार पैसे लगते हैं, लोगों को बताना, चीजें देनी पड़ेंगी, पैसे देने पड़ेंगे, उनको हायर करना पड़ेगा. बट वो पुरानी चीज है. आजकल सब इतना लर्न करने के ओरिएंटेड है कि तुम्हें वो भी नहीं करने की जरूरत. तुम अपना विजन दिखाओ, ये चीजें दिखाओ कि यार ये चीजें सॉल्व क्यों करनी है, इससे उनका क्या बेनिफिट हो रहा है, उनकी क्या ग्रोथ हो रही है, इफ थिंग्स टर्न आउट वेल तो उनको क्या फायदा होगा. ये चीजें दिखाओ एंड देन टेक देम एज योर पार्टनर एंड स्टार्ट करो उसको, और देखो कि कैसे चीजें जा रही है. इफ थिंग्स गो वेल, रजिस्टर योर कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप पे या इक्विटी वाली करो, और फिर आगे करो काम उस पर. और यार आजकल ईज ऑफ डूइंग स्टार्टअप बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्पेशली आफ्टर शार्क टैंक. बहुत इंस्पायरिंग चीजें आ रही है आजकल टीवी पे, जो पहले नहीं आती थी. तो वो जो ईज बढ़ रही है हमारी, और चीजें इतनी आसान हो रही है जो बाहर से दिखती है, बट व्हेन वंस यू गेट इन, वो तुम्हें फिर हसल एग्जैक्टली रियलाइज होता है कि यार ये चीज सबसे ज्यादा टफ है. यू आर वर्किंग 24/7, कोई ब्रेक नहीं होती उसमें. जॉब में तुम्हें ब्रेक मिल जाती सैटरडे संडे, यहाँ संडे ही चलो मिल जाती, लोगों को सैटरडे नहीं मिल रही आजकल. बट स्टार्टअप में कोई ब्रेक नहीं है. संडे भी लोग कॉल करते हैं. तो मुझे याद है कॉल करते थे, कंपनी कॉल करती थी, तो पूरा हफ्ता पूरा दिन खाली करेंगे. बट द थिंग विच सस्टेन्स इज द विजन. तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विजन इतना स्ट्रांग है, तुम अपने से खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जब तक, तो तुम्हारी टीम भी मोटिवेटेड होगी, क्योंकि तुमने ही एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेट करके आगे लेके जाना है. तो या तो जो तुम्हारा कॉस्ट है वो तो यार नेचर ऑफ स्टार्टअप पे डिपेंड करेगा हमेशा कि क्या कर रहे हो एग्जैक्टली. So, like, अभी कई change होगी that are interested in getting a good placement, right? So, let us assume that there are few individuals जो कि interested हैं, like both in getting a startup and as well as in getting in a job. So, how will they be able to manage both the things? Like, कैसे हो पाएगा? यार देखो, मेरा इस पे टेक ये है, अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई पेरेंटल प्रेशर नहीं है, और तुम फाइनल ईयर में नहीं हो, क्योंकि फाइनल ईयर में यार पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है. प्लेसमेंट्स पे जाओ, ये करो वो करो. फैमिली का अगर प्रेशर ना भी हो, फाइनेंशियल ठीक भी हो, तब भी फैमिली पूछती है, रिलेटिव्स आके पूछते हैं कि क्या हुआ, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई. अगर तुम फाइनल ईयर में नहीं हो अभी, और तुम्हारे ऊपर कोई फैमिली का ऐसा प्रेशर नहीं है, तो तुम यार अभी करो स्टार्टअप. तुम क्यों सोच रहे हो प्लेसमेंट्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में क्यों सोच रहे हो? आई टोल्ड यू, अगर तुम्हारे पास स्टार्टअप पे एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो कि एनी फ्रीकिंग डे इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस से बहुत 10 भी नहीं यार, इनफाइनाइट टाइम्स बेटर है. इंटर्नशिप में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो स्पेशली द काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स वी गेट एट USICT, तो हम उसमें कुछ नहीं कर रहे होते. हम एट मैक्स कितनी, मतलब आई रिमेम्बर बेस्ट टू बेस्ट 50,000 पर मंथ की इंटर्नशिप लगती थी हमारे बेस्ट कॉलेज में भी लोगों की, जो ऑफ कैंपस ही लेकर आते थे. मतलब उसके अराउंड ही लगती है ना. तो सैक्रिफाइस कर दो 50,000 पर मंथ की इंटर्नशिप, बट अपना स्टार्टअप करो. तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में कि तुमने अपॉर्चुनिटी मिस करी. सेकेंडली, वो जो एक्सपीरियंस होगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, आई कैन गारंटी वो इंटर्नशिप से बेटर होगा. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, जब तुम अपनी प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज में जाकर बताओगे ना कि ये उखाड़ा मैंने स्टार्टअप में, ये चीजें करी, देन दैट वुड बी मोर इम्प्रेसिव एज कम्पेयर टू एनी इंटर्नशिप व्हिच यू विल डू. And it also depends upon the kind of roles you are doing in the startup. अगर तुम किसी टेक प्लेसमेंट को देख रहे हो 4th ईयर में, then make sure कि तुम टेक लर्निंग्स भी अपने स्टार्टअप में डाल लो. मतलब तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो जो टेक ओरिएंटेड है, तो तुम्हारी टेक लर्निंग्स भी हो रही है, साथ साथ तुम्हारी मैनेजरियल लर्निंग्स भी हो रही है. ठीक है. सो अगेन आई वुड से कि स्टार्टअप करो 3rd ईयर में. अगर तुम 4th ईयर में हो और अभी तुम्हारी प्लेसमेंट चल रही है, तो तुम अभी प्लेसमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि वंस यू गेट प्लेस्ड, तो ऐसा तो होगा नहीं तुम्हें अभी ज्वाइन करना है. यू विल बी ज्वाइनिंग इन, अच्छा अभी प्लेसमेंट सीजन आई गेस अगस्त में स्टार्ट होता है 4th ईयर का. तो जब तुम्हारा अगस्त में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होगा, तो तुम्हें ज्वाइनिंग आई गेस जून या जुलाई में करनी होगी या मार्च में करनी होगी. देन यू विल गेट दैट पीरियड कि तुम्हारी एक टाइम प्लेसमेंट हो चुकी है. देन तुम्हारे पास 6, 7, 8 महीने होंगे कुछ नहीं करने के लिए.
या फिर तुम बेटर प्लेसमेंट ढूंढ रहे होगे, या फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं करने के लिए होगे अगर तुम्हारी बेस्ट प्लेसमेंट लगती है, तब तुम स्टार्टअप कर सकते हो। और थर्ड टाइम जब तुम जॉब पे जा रहे हो और तुम्हारा पैशन बहुत ज्यादा है, तो हमेशा एक ऑप्शन होता है मून लाइटिंग का। तुम कर रहे हो 8 से 9 जॉब कर रहे हो, रात को तुम अपने बिजनेस आइडिया पे वर्क कर रहे हो। और यार ऐसे अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स है जो यही करते हैं, जॉब के साथ साथ स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि सब लोग एक वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते कि वो अपने घर पे बिठा के किसी को रखे और वो कुछ नहीं कमा रहा। क्योंकि स्टार्टअप में ऑनेस्टली यार 6-7 महीने या 1 साल तुम भूल जाओ कुछ कमा भी रहे होगे, इवन 2 साल, मतलब तुम रेवेन्यू गेन कर रहे हो बट पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे। समझ रहे ना बात? ये हमारे पॉकेट में नहीं आ रहा, रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू मार्केटिंग में जा रहा है, कस्टमर एक्विजिशन में जा रहा है, हमारा सैलरीज में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बट तुम्हारे पास नहीं आ रहा। तुम मेंटली इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड हो कि 1-1.5 साल तुम नहीं कमा रहे। बट अगेन आई वुड से अगर तुम्हारा स्टार्टअप इस स्टेज पे पहुंच गया कि तुम रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हो, then that would be the point when you will be resigning your job and looking for VC funds, और तुम उसे और ग्रो करने के लिए स्टार्ट करो। बट इनिशियल स्टार्टिंग से you can start with your job as well. Okay. So, like now, let us assume that I have a startup, okay, and I am generating revenue. So how will I be so consistent that I will be transforming it to a unicorn? Maybe I will be earning billions. कई लोगों का अभी like we have a dream कि I will be working in the sector of renewable energy and I will be the next Elon Musk and I will be earning billions or maybe billions. So what will be the key aspects that we need to focus upon कि हमारा भी startup, like our startup is also becoming a unicorn? देखो अच्छे सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, गवर्नमेंट के इतने सारे ग्रांट्स आते हैं स्पेशली उनके लिए। बजट में रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि बहुत ज्यादा करोड़ और रुपीस स्पेंड हो रहे हैं ट्रांजिशन के लिए, फॉसिल फ्यूल एनर्जी से लेके ग्रीन एनर्जी तक। तो इस स्पेसिफिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट ही बहुत हेल्प कर रही है आजकल स्टार्टअप को। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जो ये बहुत नीश से स्टार्टअप्स है जिनके कोई काम नहीं कर रहा आजकल, जो बहुत हाईली स्पेसिफिक है, उन पे गवर्नमेंट के ग्रांट्स ही इतने हैं ना आजकल, तुम वहां पे भी अप्लाई करोगे तो यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी कि तुम्हें वहीं से ग्रांट्स मिलते हैं। सेकेंडली, हाउ टू मेक इट अ यूनिकॉर्न। तो जब तुम रेवेन्यू वाले स्टेज पे होगे, यू विल रियलाइज कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब तुम्हारी चीजें और एक्सपैंड करने के लिए, स्केल करने के लिए तुम्हें टीम भी चाहिए होगी, रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। एट दैट पॉइंट यू विल बी लुकिंग फॉर VC फंड्स। अगेन ज़ीरोधा इज एन एग्जांपल जिन्होंने पूरा ही बूटस्ट्रैप करके ले गए, एंड वो तो नेक्स्ट लेवल फाउंडर्स थे कि वो पूरा ही अपने से ले गए, क्योंकि उनका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ही रहा होगा कि उन्होंने मैनेज कर लिया। तो अगर तुम्हें यूनिकॉर्न तक लेके जाना है तो अगेन वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना सॉलिड है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इतना सॉलिड है और कस्टमर्स का बहुत ज्यादा लव उस पर कहते हैं ना बरस रहा है, तो वो अपने आप ही यूनिकॉर्न बन जाएगा यार। अगर तुम्हें कस्टमर्स अपने आप आ रहे हैं, प्रोडक्ट अपना चल रहा है मार्केट में, तो अपने आप चीजें क्लिक इन करेगी वहां पे। तो दैट्स द थिंग। उसके लिए तुम्हें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं कि स्किल सीखनी पड़ेगी कि उसे कैसे आगे लेके जाना है। तुम्हें जब तुम उस स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, तो बाय कॉम्बिनेटर होते हैं, बहुत सारे एक्सेलरेटर्स होते हैं जो फाउंडर्स को हेल्प करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं कि आगे कैसे लेके जाए। इवन अगर तुम अच्छी जगह से फंडिंग उठाओगे तो उनका ही एक स्टार्टअप्स का पूरा नेटवर्क होता है, जो जैसे एक इंडिया एंजल नेटवर्क है, तो उनके बहुत सारे स्टार्टअप्स को वो फंड करते हैं। तो उनका भी एक नेटवर्क होता है जहाँ पे आपको एक मेंटरशिप मिलती है। वाई कॉम्बिनेटर होता है जो आपका समर्स और विंटर्स में फंडिंग प्रोवाइड करता है, और वो साथ में पूरा 3 मंथ्स आपको मेंटरशिप देता है फाउंडर्स को कि आगे कैसे लेके जाए चीजों को। तो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, चीजें अपने आप तुम्हें मिलेंगी कि आगे कहाँ से आगे कैसे लेके जाना है। तो like what is a better option, like going for a master's degree or maybe just going for the placement? What will you recommend? अगर मैं इस ईयर में होता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अभी रिसेशन चल रहा है, तो अनुगुंज पे आई हैड अ टॉक विद लॉट ऑफ जूनियर्स, तो सबका यही था कि यार इस बार तो रिसेशन चल रहा है तो प्लेसमेंट थोड़ी डाउन जा रही है। इवन आई गेस यू विल एग्री कि रिसेशन की वजह से इम्पैक्ट तो आया। So if I was in your place, so I would have been thinking of a master at this point of time, क्योंकि 2 साल के बाद 2 साल की मास्टर्स होगी इवन इन एमटेक और एमटेक और एमएस और एमबीए। सो 2 साल तक रिसेशन बड़े आराम से ईज आउट हो जाएगा, तब सिचुएशंस अलग होगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और बहुत सारी कंपनीज हायरिंग फ्रीज हो रखी है। जैसे आई रिमेंबर हमारे पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे जब हम पास आउट हो रहे थे तो 1mg आई थी, बट मेरी गौरव से भी बात हुई थी रिसेंटली, तो ये सेड कि यार अभी तो फ्रीज ही कर दी उन्होंने हायरिंग। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, Amazon इज फायरिंग इंस्टेड ऑफ फायरिंग, इस साल आई भी नहीं है।
तो बहुत कंपनीज फायर कर रही है, तो हायरिंग फ्रीज है, तो उस चक्कर में मैं तो इस टाइम पे ऑनेस्टली थोड़ा मास्टर्स की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होता. बट इफ यू हैव द स्किल्स, अगर तुम्हारे पास है इतना कि तुम बहुत ही नेक्स्ट लेवल डेवलपर हो एंड तुम्हें यही करना है, तो मास्टर्स का कोई पॉइंट नहीं है. क्योंकि आई टेल यू, आई वाज स्टडीइंग द स्टार्ट्स ऑफ एमटेक प्लेसमेंट्स, क्योंकि डाउन द लाइन सब यही देखते हैं प्लेसमेंट्स क्या है, लर्निंग प्लेसमेंट्स एंड स्पेशली द रोल्स. यार रोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस प्रोफाइल पे तुम काम कर रहे हो. तो मेरे को ऑनेस्टली एमटेक की प्लेसमेंट्स इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी एज कम्पेयर टू बीटेक. सारे कॉलेजेस का यही रिकॉर्ड देखा मैंने. सो आई वुड सजेस्ट कि यार जब एमटेक के बाद भी तुम्हें वही रोल्स मिल रहे हैं तो क्यों करनी है. या तो अगर तुम्हारी जैसे स्किल्स बहुत नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, तो तुम रिसेशन को वेट कर सकते हो निकलने का, या फिर इस रिसेशन में तुमको इसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हो कि स्टार्टअप फ्रीज नहीं कर रहे हैं. स्टार्टअप तो नॉर्मल चल रहे हैं, उनको क्या लेना देना रिसेशन से. तो अच्छे अच्छे स्टार्टअप भी होते हैं, सीरीज ए सीरीज बी वाले. वहाँ पे लिंक्डइन पे जाओ, बेस्ट तरीका है लिंक्डइन पे जाओ. लिंक्डइन पे जॉब्स आती हैं, 3600 जॉब है, अप्लाई करो. सबसे ज्यादा यूजफुल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन लगा मुझे, बिकॉज आई आल्सो अप्लाइड फॉर जॉब्स. जब मैंने आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड वर्किंग इन एक्सपैंड माय बिजनेस, तो मैंने भी वो लिंक्डइन से निकाली थी. और इवन अभिषेक दे आल्सो गॉट हिज जॉब फ्रॉम लिंक्डइन. लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनाओ और वहां से जॉब निकालो. आई ट्राइड फर्स्ट नौकरी, ये नौकरी, उसकी नौकरी, इसकी नौकरी, सब बेकार है. सबकी बस नोटिफिकेशन आती है, स्पैम्स आती है और कुछ नहीं आता. लिंक्डइन इज द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टूल. वहाँ पे तुम एचआर से नेटवर्क भी कर सकते हो. जस्ट मेक अ सॉलिड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन कि ये काम किया है, ऐसे ऐसे काम किया है, ये उखाड़ा है, and start connecting with HRs, applying on jobs, give interviews. 100 जगह अप्लाई करोगे, 2 जगह से पक्का इंटरव्यू कॉल आएगा, वो मैं लिख के दे रहा हूँ. इतना भी खराब नहीं है हमारा कॉलेज, इतने भी खराब हम लोग नहीं है. हमने बहुत कुछ करा है, बहुत टेक फेस्ट पे पार्टिसिपेट किया, सब बच्चों ने करा, मुझे पता है. सब लोग बहुत डेडिकेटेड और मोटिवेटेड और कॉम्पिटेंट है यहाँ पे. तो दिस इज अ नोटिफिकेशन गाइस कि अपनी जो लिंक्डइन है उसको मेंटेन कर लो, मेक अ गुड लिंक्डइन. सो जैसे ही भैया बता ही चुके हैं, तो we will get more jobs. और एक और है कि लिंक्डइन की बहुत फनी स्टोरीज है. हमारे कॉलेज के बच्चे ना लिंक्डइन पे एक दूसरे को फाइल रिक्वेस्ट सेंड करके वहीं पे शांत हो जाते हैं. अरे यार उससे थोड़ी काम होगा, उसने थोड़ी जॉब देनी, तो मैं एचआर से कनेक्ट करो ना कंपनीज के. तो कंपनीज के पेज पे जाओ, वहाँ पे जॉब्स का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे पीपल का भी एक टैब होता है. तो पीपल के टैब पे यू कैन यूज फिल्टर्स की एचआर कौन से हैं, और वहाँ पे एचआर से कनेक्ट कर सकते हो. एंड एचआर को यूजली जॉब्स के बारे में पता होता है. इफ नॉट एचआर, तुम क्या एस्पायर करो, इफ यू वांट टू बी एसडी, तो वहाँ के एसडी1 से सबसे बात करो रेफरल के लिए. रेफरल बहुत तगड़ी चीज होती है, अगर मिल जाए तो इट वर्क्स वंडर्स. रेफरल्स के जो इंटरव्यू होते हैं वो निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंटरव्यूज. तो रेफरल्स के लिए अप्लाई करो लिंक्डइन. तो लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लाइटली कभी मत लेना अगर जॉब चाहिए. एंड अगेन एक और चीज, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल पे अपने कभी रिलाई ना करना, ना उन पे कभी ब्लेम करना कि यार हमें जॉब्स नहीं मिली या फिर हमें कुछ नहीं मिला, बिकॉज यू आर बिग इनफ, अपने खुद के रिस्पॉन्सिबल स्किल्स तुमने खुद से सीखे. ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ने तो सीखा ही नहीं, तो स्किल सीखे तो जॉब भी खुद से मिल जाएगी. एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर तुम ढंग से चीजों को यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज जो है इंटरनेट पे उनको यूज कर रहे हो, यू गेट मनी गिवन यू हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स. So can you recommend any like book that would be good for developing your entrepreneurial skills? बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो. रिसेंटली आई एम रीडिंग भगवत गीता, वहाँ पे पढ़ी, आज ही लेकर आया हूँ. वो मेरा अलग स्पिरिचुअल चीजें चलती है. बट हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ब्लॉग्स फॉलो कर सकते हो, जो तुम्हारा आइडिया जो उसकी चीजें फॉलो कर सकते हो. और बुक्स से ज्यादा आई गेस प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा करो. बुक्स मोटिवेट होने के लिए होती है, चीजें करने के लिए होती है. बट आई गेस तुम खुद से स्टार्ट करोगे, डाउन द लाइन अपनी गलतियों से खुद ही सीख के चीजें ठीक कर लो. मतलब हाँ, बुक्स में लर्निंग्स होती है, बट आई गेस वो ज्यादातर उस फाउंडर की लर्निंग होती है जिससे हम सीख सकते हैं. बट हो सकता है तुम्हारा स्टार्टअप किसी और डोमेन में हो सकता है तुम्हें कोई और स्किल्स चाहिए हो, तो वो जो तुम खुद करोगे, 2-3 ठोकरे खाओगे, 2-3 लोगों से सुनोगे बातें गंदी सी, फिर तुम खुद सीख जाओगे. तो वो बेटर तरीका बुक्स से टाइम वेस्ट करने से. अगेन ये मेरा व्यू है, दूसरों के व्यूज अलग हो सकता है. Is there any particular domain in which you will preferably maybe start a startup ताकि जल्दी establish हो, जल्दी flourish हो? यार एक पर्टिकुलर डोमेन नहीं होती है, हम ऐसे कह नहीं सकते कि ये चीज बहुत चल रही है तो हम इस पर स्टार्टअप बनाते हैं. कि ना मेरे हिसाब से वो चीज होती है, एक प्रॉब्लम होती है जिससे आप रिलेट कर सकते हो.
जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है वो एंटरप्रेन्योर की खुद की स्टोरी से, खुद के स्ट्रगल से वो प्रॉब्लम निकलती है जिसको वो सॉल्व करना चाहता है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप ना एक बहुत, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत चीज़ें लगती है उसमें, बहुत स्ट्रेसफुल वर्क है। ऐसा नहीं है कि 9 to 5 वाली चीज़ है। बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होना होता है कि बहुत चीज़ें सुननी भी पड़ेंगी और बहुत पैसे शायद ना भी मिले। तो अगर आप इस जर्नी पे जा रहे हो तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप मोटिवेटेड हो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो आप कर रहे हो। वरना मोटिवेशन लूज़ करना इस जर्नी में बहुत ज़्यादा आसान है। एंड दैट्स द रीज़न कि हमें सबको पता है कि स्टार्टअप खुलने से पहले बंद होते हैं। और वो सोल रीज़न होता है कि फाउंडर्स अपनी मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं कि यार ये प्रॉब्लम सच में थी भी या नहीं थी। तो ये कोई फिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तुझे बता दूं कि यार ये खाना का धंधा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो खाने में बना ले। बट वो चीज़ बेटर होगी कि जो तूने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, जिससे तू रिलेट कर पा रहा है कि यार ये चीज़ है जो मेरे को सॉल्व करने में मजा आएगा, और ये चीज़ अगर सॉल्व हो गई तो जो कस्टमर्स होंगे जो तेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे तो तुझे खुशी होगी, और वो खुशी से ही तू 2 साल अपने चलाएगा बिना पैसों के। ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So that was a very great, like having a time with you. It was very great. So thank you for your time, and hopefully we will be, we will meet each other in real life as well. Right? Thanks for having me, yaar. You are doing a great job at ACM USICT. Podcast कर रहे हो, अच्छी चीजें कर रहे हो. You are interacting with seniors. ऐसे ही networking होती है. So kudos to you and thanks for having me. So okay, we'll be meeting you in another podcast. So stay tuned.